Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज आप लोगों को मैं आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथमेटिकल मेथड्स 1। इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगी और क्या है इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है और ये इसके बारे में आपका ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपका कोर्स कंटेंट ये सारा कुछ वगैरह इधर लिखा हुआ है और ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कि आपको अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देनी मैथमेटिकल मेथड्स की, फार्मूलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है, सोल्यूशन ऑफ एसल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोल्यूशन सारे मेथड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सारे इंटरेस्टिंग है। होगा ये हर किसी का अपना अपना तरीकाकार है। एक क्वेश्चन जैसे हो जाता है ना, सारे अगले क्वेश्चन सेम वैसे होते हैं, सिर्फ डेटा चेंज हो जाता है, काम सारा वही करना होता है। तो मैथमेटिकल मेथड दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। तो और ये हमारे पास सारे हैं वीक 1 में, इसलिए इन्होंने क्या किया, मेथड 1 मेथड 2 वीक 1 में दे दिया, 3 4 2 में दे दिया, 5 6 शुक्र है 5 न्यूमन सीरीज़ एंड ये मेरे ख्याल से 6 होगा, यहाँ ये 6 होगा हो, तो 5 6 इन्होंने इतनी जल्दबाजी किया। ये असल में एक सब्जेक्ट है इंटीग्रल इक्वेशन जो 4th सेमेस्टर में आता है, तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पर ना, उसके लिए इन्होंने जल्दी रिव्यू करवाने के चक्कर में इतने सारे मेथड एक वीक में दे दिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक ही वीक में ना सारा कुछ पढ़ाऊँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलूँगी, क्योंकि असल जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है ना, ये इसका है, ये एक ही वीक में हो सकता है, इसको इन्होंने 3-4 वीक्स में डाल दिया है और जो ये मेन हमारे पास हैं ये अच्छे खासे टाइम लेने वाले हैं, इनको इन्होंने एक ही में डाल दिया। लेकिन होगा आसान, मैं आप अपना मेथड आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को मैं एक मेथड पूरा बता दूँगी कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अब मैं आपने ये काम करना है, एक एग्जांपल उठाऊँगी, वो करके आपको दिखा दूँगी और कहूँगी कि ये क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के पास असाइनमेंट्स हैं। दूसरी जो ये इसकी बुक्स हैं, बुक्स में पोर्टल पे इसके अपलोड कर दूँगी और ये हो गया। और तो ये भी हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, इसकी बुक्स देख ली और इसके ये देख लिए। आज जो है आप लोगों को ये मैं मेथड 1 मेथड 2 स्टार्ट तो नहीं करवाने जा रही, मैं आज आप लोगों को इनकी बेसिक डेफिनेशन का आप लोगों को सारा रिव्यू दूंगी और फिर इसके बाद हम प्रॉपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर पंजाब का हमने ये है और ये सारा मेरी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन की तरफ, सब्जेक्ट की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले चलती हूँ। आप लोगों से ये क्वेश्चन अपने के पास लिख लें, ये क्वेश्चन मैं पेपर में भी आप लोगों से पूछ सकती हूँ। व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स, डिस्क्राइब ईच ब्रीफली विद एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पेपर में भी पूछ सकती हूँ। तो उन सारी चीज़ों का जवाब मेरे आज ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसका जवाब जो है वो मैं आप लोगों को ये देने जा रही हूँ। इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने जैसे देखा, इनफाइनाइट इंटीग्रल इक्वेशन होती है, फाइनाइट इंटीग्रल इक्वेशन होती है। इनफाइनाइट में क्या होता है, उसके सोल्यूशन में एंड में हम लगा देते हैं प्लस सी सम कॉन्स्टेंट, और सी की वैल्यू इनफाइनाइट आप पुट करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बनते जाएंगे। ओके, बात समझ आती है। इनफाइनाइट इंटीग्रल की तरफ हम लोग नहीं जा रहे, हम फाइनाइट इंटीग्रल की तरफ जा रहे हैं। फाइनाइट इंटीग्रल में आपके पास क्या होता था, दो आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन होती थी। आप इंटीग्रेशन लेने के बाद अपर लिमिट फंक्शन में पुट करते थे, माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करते थे, फिर उसका एक कॉन्स्टेंट निकलता था, तो अपर लिमिट का एक कॉन्स्टेंट निकलता था, लोअर लिमिट का कॉन्स्टेंट निकलता था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, आपके पास सोल्यूशन आ जाता था, एक फिक्स आंसर आ जाता था। दैट्स वाई दैट्स टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रेशन इज सेड टू बी फिक्स्ड फाइनाइट इंटीग्रल उसे बोलते थे। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास है फाइनाइट इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसी तरह हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास। अब इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की है, क्या होती है, आ जाओ प्रॉपर तरीके से उसे देखते हैं। यहाँ वो क्या कहता है एन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ वन इन विच अननोन फंक्शन अपेयर अंडर द इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन के अंदर आपके पास एक अननोन फंक्शन अपेयर हो जाएगा। आप ज़रा इसे गौर से देखो, आपको ये कहता है इक्वेशन, हाँ जी, इक्वल का साइन आपको अंदर नज़र आ रहा है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इक्वेशन, क्योंकि अंदर इक्वल का सिंबल आ गया, इसलिए हम इसे बोलेंगे इक्वेशन। अच्छा, अब इंटीग्रल नाम ही बता रहा है, इंटीग्रल जो भी इक्वेशन होगा अंदर इंटीग्रेशन ज़रूर होगा। हाँ, जो भाई ढूंढते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इंटीग्रल, क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन का साइन है। इक्वेशन क्योंकि अंदर इक्वल का सिंबल है, इससे तो हमारे पास दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, इंटीग्रल इक्वेशन बन गया।
हाँ जो भाई इसकी डेफिनेशन देखो, अब ज़रा इस पर ज़रा गौर और फिक्र करो। आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है एक फंक्शन यू ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तीसरा फंक्शन कर्नल ऑफ एक्स टी, एंड फोर्थ फंक्शन आपके पास नज़र आ रहा है यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपके पास 4 फंक्शन हैं। ओके, बात समझ आती है। यहाँ टी यूज़ हो रहा है वेरिएबल, और एक वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है। टी और एक्स के बारे में बताया जा रहा है, ये ए और बी के दरमियान हैं दोनों। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। अब ज़रा नीचे आओ। नीचे कहता है कि एफ ऑफ एक्स एंड कर्नल ऑफ एक्स, इसे कर्नल बोलते हैं, आर नॉन फंक्शंस। ये हर क्वेश्चन में आपके पास नॉन होंगे, ये एफ ऑफ एक्स और ये कर्नल आपके पास नॉन होंगे। ओके, और फिर बाकी चलो 2 फंक्शंस की तो टेंशन गई, बाकी 4 में से 2 की टेंशन गई। ये हम हर क्वेश्चन में अपना अपना गिवन होगा आपके पास। अगला, अब आगे वो कहता है ये दोनों फंक्शंस हैं आर अननोन फंक्शंस, एंड अननोन फंक्शन यू ऑफ टी अपेयर इन अंडर इंटीग्रेशन साइन, और एक और अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स अपेयर आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन के बाहर आपको नज़र आ रहा है। तो इस किस्म का मतलब, अब ये देखा जाए आपका सारी गेम क्या है, इस इंटीग्रल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना, क्या चीज़ नॉन है, क्या चीज़ अननोन है, क्या चीज़ इंटीग्रेशन साइन के अंदर है, क्या चीज़ इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड है। तो इस तरह से कि इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। आज भाई नीचे इसकी एग्जांपल्स गिवन है। ओके, ये आप लोग देख लीजिएगा, आगे चलते हैं हम। अब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आपके पास जो इनसाइड फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, अगर उसकी आपके पास डिग्री 1 है, उसकी पावर आपके पास 1 है, तो इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर इसकी डिग्री 1 से बड़ी हो गई, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, बात समझ आती है। और यही पढ़े लिखे अंदाज में से यही बात लिखी हुई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, इसके बारे में अब आप लोगों को बताती हूँ, डेप्थ में जाती हूँ। अगर आपके पास ये देखो, इसे ज़रा गौर से देखो, आपके पास ये भी इंटीग्रेशन है। हाँ जी, ये इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है, इंटीग्रल भी है, 2 अननोन्स भी हैं, 2 नॉन फंक्शन भी हैं। अब ज़रा ये देखो, कोई जो चीज़ चेंज हुई है वो ये है, अगर लोअर लिमिट भी कोई नंबर हो, अपर लिमिट भी कोई नंबर हो, 2 हमारे पास, इन्हें बोलते हैं, इन्हें पढ़े लिखे अंदाज में बोलते हैं फिक्स्ड। अगर हमारी लिमिट्स दोनों, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी दोनों फिक्स्ड हो गए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अगर एक फिक्स है, एक वेरिएबल है, तो हम इसे बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आज भाई यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। इफ द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन आर फिक्स, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी इज नोन एज फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अगर आपके पास एक लिमिट, अगर आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स एंड द अदर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरिएबल, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और नीचे एग्जाम्पल इसके सामने आपके सामने गिवन है। वैसे ज़रा गौर से देखो, ऊपर जो मैंने आपके एक गिवन था ना, मैंने यही उठा के ये देखो, एक जानबूझ के वोल्टेरा की एग्जांपल दी थी, एक जानबूझ के फ्रेड-हाल्म की एग्जांपल दी थी। आज भाई अच्छा, फ्रेड-हाल्म, अच्छा अब आया है हमारे पास फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की। इसके बारे में आपको बता देती हूँ। फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड का, वो जो आउटसाइड का फंक्शन था, अननोन फंक्शन आउटसाइड का था यू ऑफ एक्स, अगर वो आपका 0 हो जाए तो इस तरह की इक्वेशन क्या बन जाती है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन जाती है, फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड। जो भाई पढ़े लिखे अंदाज में डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म की वेयर यू, ये नोन है, हमें पता है, यू ऑफ टी अननोन है, हमें ये भी पता है, इनसाइड है इंटीग्रेशन के, ये भी हमें पता है, और दोनों लिमिट्स हमारे पास फिक्स हैं, दोनों फिक्स हैं, तो फ्रेड-हाल्म बना है इंटीग्रल इक्वेशन। क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे इंटीग्रल बोल रहा है, इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर इक्वल का सिंबल यूज़ हो रहा है, फर्स्ट काइंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यू ऑफ एक्स आपका 0 हो गया। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। आज भाई सेकंड काइंड देखते हैं इसकी। ओए रुको, ये हाँ, ये अगर हमारे पास क्या हो जाए, ये यू ऑफ एक्स अगर आपका 0 ना हो, बाकी सब कुछ वही देख लो, इसे सारा पढ़ के देख लो, तो हम इस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन, और देखो लिमिट भी हमारे पास दोनों फिक्स हैं, तो हम इसे बोलते हैं फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। आज सेम इसी तरह वोल्टेरा की है, वोल्टेरा की आ गई हमारे पास। वोल्टेरा की हमें वो क्या कहता है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये हमारे पास है, ठीक है, सेम वही काम, सिर्फ इधर ये बताया जा रहा है कि हमारे पास दोनों लिमिट फिक्स नहीं है, एक कांस्टेंट है, दूसरा हमारे पास एक फिक्स्ड है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट और फिक्स सेम ही होता है, तो हम इसे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब हमारे पास आ गया सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। आप लोगों को याद होगा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन आप लोग BSc में पढ़ के आए हैं,
कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 था और 4.8 थी आई थिंक, हाँ एंड की ही थी वो जो एंड की जो 2 थी ना वो मेरी बड़ी फेवरेट थी। उससे पहले वाली थी एक्सरसाइज थी, एक पता नहीं कौन सी थी, एक ऑपरेटर्स थे, डिफरेंट ऑपरेटर्स थे, कि पता नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एंड में ही थी, उससे पहले वाली एक्सरसाइज थी। उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के क्वेश्चन आपके पास आए थे। तो सिंगुलर के बारे में आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गई तो वो सिंगुलर बन जाता है, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी हो गई तब भी वो सिंगुलर बन जाएगा। अगर आपका जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर उसमें अपर लिमिट पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तब भी सिंगुलर, लोअर लिमिट पुट करने से आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है तब भी सिंगुलर, या इनके दरमियान का कोई नंबर पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तब भी हमारे पास बन जाता है क्या बन जाता है, सिंगुलर फंक्शन, हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ होती है। आज पढ़े लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन और बोथ लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन बिकम्स इनफाइनाइट, आपकी एक या दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, या when the kernel of the integration become infinite, वो infinite बन जाता है एक पर, ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर, within the range of the integration, वही range of the integration के किसी भी पॉइंट पर, ये किसी एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कर्नल में पुट करने से आंसर इन्फिनाइट आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी, कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल्स नीचे गिवन है, देख लो, ये इंटीग्रल इक्वेशन ही है, वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ही है। और अब आखिरी बात करके इसे ख़त्म करते हैं। वो कहता है मुझे पता चल गया है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन आपकी 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो अगर आपकी लिमिट्स अगर आपकी कांस्टेंट हैं तो हम इसे बोलेंगे फ्रेड-हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन, अगर एक कांस्टेंट है एक आपके पास वेरिएबल है तो हम इसे बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो बस आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन थी, अभी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 वगैरह पढ़ाने शुरू नहीं किए, तो वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।